हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AMR कर्तव्य। आई एम मीनाक्षी रावत और इस वीडियो में हम अपने ज्योग्राफी के यूपी बोर्ड की क्लास 6 के बुक के चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में दिए गए प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं आप उपग्रह से। उपग्रह जिसे हम इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं, आकाश में कुछ पिंड, ठीक है ना, कुछ आकाश में रहने वाले पिंड ऐसे हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं, वे सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अब इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि हमने देखा कि हमारा जो सौर परिवार है उसमें सूरज बीच में होता है जिसे हम तारा कहते हैं। अब इस सूरज के चारों ओर 8 अलग अलग ग्रह होते हैं जो उसकी परिक्रमा कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये ग्रह जो होते हैं अपने अपनी धुरी पे यानी कि अपनी अपनी अक्ष पे तो घूम ही रहे होते हैं, साथ ही साथ अपनी इस पाथ पर यानी कि ये जो रास्ता है इसका, इस पे भी घूम रहे होते हैं। तो इन सभी जो ग्रह हैं उनमें से कुछ ग्रहों के, ठीक है ना, आसपास घूमने वाली भी एक चीज होती है और वो जो उसके आसपास घूमने वाली चीज होती है उसी को ही हम उस ग्रह की उपग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी की, क्योंकि हमने पृथ्वी के बारे में भी पढ़ा है, तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, वो है चंद्रमा, ठीक है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि पृथ्वी के, ये मान लीजिए अंतरिक्ष में सन है, सन के बाद ये पृथ्वी की सिचुएशन है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, ठीक है ना। तो ये चंद्रमा मान लीजिए, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, तो पृथ्वी एक सर्कल तो अपने अक्ष पर लगा रही है अपनी जगह पर, दूसरा सर्कल वो अपने इस रास्ते पर यानी कि इस धुरी पर लगा रही है, ठीक है। और तीसरा चक्र कौन लगा रहा है, चंद्रमा भी लगा रहा है जो पृथ्वी के चारों ओर लगा रहा है, साथ ही साथ वो सूरज के चारों ओर भी लगा रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड है प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह का मतलब होता है कि नेचुरली, यहाँ पर हमने पृथ्वी के लिए कोई भी आर्टिफिशियल उपग्रह नहीं बनाया है, ठीक है। आर्टिफिशियल और प्राकृतिक का क्या मतलब होता है पहले वो समझिए। देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो बनाया हमने, जो मानव ने अपने पास से बनाया हो अपने ग्रह की पहचान को और ज्यादा जानने के लिए, ठीक है। जैसे पृथ्वी को जानने के लिए हम कोई ग्रह बनाएं और उस उपग्रह को हम अंतरिक्ष में स्थापित कर दें तो वो तो आर्टिफिशियल उपग्रह कहलाएगा। प्राकृतिक उपग्रह यानी कि जो हमें प्रकृति से मिला है, जो नेचुरली मिला है हमें। आगे मूव करते हैं। देखिए 8 उपग्रहों की बात हो रही थी, तो 8 उपग्रहों के नाम आपको पता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। अब यहाँ पर इनके कलर मेंशन किए गए हैं कि हर एक ग्रह का अपना एक पर्टिकुलर कलर होता है और उस कलर की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का ग्रह आकाश में कैसा दिखाई देता है, नीला हरा, और इसकी वजह है पानी। पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी नीला हरा अंतरिक्ष में दिखाई देता है। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है कि सूर्य से इसकी दूरी कितने किलोमीटर है, यानी कि बुध कितने किलोमीटर दूर है, कितने करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। ऐसे ही इन्होंने यहाँ दिखा रखा है, देखो उपग्रहों की संख्या, जो मेन हमारा मोटिव है कि बुध के उपग्रह कितने हैं, 0, यानी कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऐसे ही आप शुक्र का देखिए, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, नेचुरल उपग्रहों की बात हो रही है यहाँ पे। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं, शनि के 62 उपग्रह हैं, और अगर यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं और नेपच्यून के 14 उपग्रह। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के, और सबसे कम उपग्रह किसके हैं, पृथ्वी के। और किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी चार्ट को मैं डिटेल में किसी नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा क्या है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, उसी को ही हम चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पृथ्वी का व्यास है, जो कि हमने पहले की यहाँ पर देखिए, यहाँ पृथ्वी का व्यास दे रखा है इन्होंने। पृथ्वी का व्यास कितना है, ये रहा, ठीक है ना, 12,756। इसका 1/4 है, तो आप इसे 3 4 12, तो 3000 समथिंग के आसपास बैठता होगा। ठीक है, तो इतना किसका व्यास है, चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा का व्यास बताया जा रहा है कि इतना व्यास चंद्रमा का है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट वाले अगर आकाशीय पिंड की बात की जाए तो वो कौन सा होगा, वो होगा चंद्रमा, जो कि एक उपग्रह। बात की जाए पृथ्वी और चंद्रमा की कितनी दूरी है, तो 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, ये किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी, मून लाइट कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की जो रोशनी है उसे हम क्या कहते हैं, मून लाइट। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के निकट है इसलिए चमकीला भी दिखाई देता है और ज्यादा बड़ा भी दिखाई देता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्हें भी जाने में। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर के सभी ग्रह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। देखिए, घड़ी की जो सुइयां हैं, मान लीजिए घड़ी है तो सुइयां जो हैं वो इस तरीके से चलती हैं। ठीक है ना, तो इसकी विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि सारे ग्रह शुक्र और यूरेनस को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह हैं वो घड़ी से उल्टी विपरीत दिशा में इस तरीके से चलते हैं। जो उनका परिभ्रमण है वो इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर बात करें शुक्र और यूरेनस की, केवल शुक्र और यूरेनस ही ऐसे दो ग्रह हैं जो घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चलते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक की दिशा में चलना, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी से विपरीत दिशा में चलना। ठीक है, यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुइयों की दिशा में परिक्रमा करते हैं, यानी कि यूरेनस खुद कैसे परिक्रमा करता है, घड़ी की सुइयों की दिशा में ही परिक्रमा करता है। और उसके जो उपग्रह हैं, यूरेनस के उपग्रह, वो भी घड़ी की सुइयों की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। आगे मूव करते हैं। आगे देखिए, कुइपर मेखला। कुइपर मेखला क्या है, यह नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी डिस्क के आकार की विशाल पट्टी है। ठीक है ना, सौर मंडल, हम नेपच्यून के पार, नेपच्यून से आप आगे चले जाइए, सौर मंडल के आखिरी सिरे पर जब जाएंगे तो आपको डिस्क के आकार की, जैसे डिस्क होती है इस तरीके से डिस्क के आकार की एक पट्टी दिखाई देगी, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है, खगोलीय पिंड होते हैं, जिसमें से बहुत सारे किसके बने होते हैं, बर्फ के बने होते हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। अगर जब धूमकेतु की बात करें तो अभी हम धूमकेतु भी जानेंगे किसे कहते हैं, लेकिन धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। ठीक, खगोलविदों के अनुसार का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई बड़े आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं, यानी कि ग्रह के आकार के भी बहुत सारे पिंड यहाँ पर हो सकते हैं। प्लूटो जो है इसी मेखला में स्थित था। प्लूटो मंडल में 9 ग्रह थे, ठीक है, 2006 तक। बट 24 अगस्त 2006 को ही अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे IAU बोलते हैं, उसने प्लूटो को, यानी कि यम को, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। उन्होंने कहा ये एक ग्रह नहीं है, और अब हमारे पास हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं। आगे देखिए, अब है ब्रह्मांड, यानी कि यूनिवर्स। हमारे आसपास जितने भी तारे हैं, आकाश है, चंद्रमा है, इसमें जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सब यूनिवर्स कहलाती हैं। तो हम यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। आपने तारों से भरे खुले आकाश में एक और दूसरी तरफ फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह चमकदार पथ को देखा होगा। यहाँ करोड़ों तारों का समूह है। ठीक है, हम आकाश में जब देखते हैं तो आकाश में हमें कई बार वाइट सी कलर की एक पट्टी दिखाई देती है, और उसमें हमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। कुछ की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की ब्राइटनेस बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये पट्टी होती है, यही पट्टी कहलाती है आकाशगंगा, गैलेक्सी। और हमारी जो आकाशगंगा है, यानी कि हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी।
हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं, यानी कि मिल्की वे से हम अपनी आकाशगंगा का, मंदाकिनी का जो भाग देखते हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं। इसका आकार कैसा है, सर्पिला तश्तरी के साथ का आकार है और इसमें अरबों तारे हैं। ठीक है, हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है, यानी कि पूरी आकाशगंगा का मात्र एक भाग है हमारा सौरमंडल। ठीक है, और इस आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है, इसमें करोड़ों आकाशगंगा यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी आकाशगंगा मिला करके, ठीक है, एक आकाशगंगा जा करके बनी है और फिर उसको मिला करके एक ब्रह्मांड बना है। देखिए ये बहुत सारी आकाशगंगा, यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, मान लीजिए ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आकाश, अब इन सारी आकाशगंगाओं को मिला करके क्या बना है, एक ब्रह्मांड बना है। क्लियर। एक पॉइंट और है जिसे कहते हैं प्रकाशवर्ष। प्रकाशवर्ष किसे कहते हैं, देखिए हमने ये तो देखा है कि सूरज का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आता है। ठीक, इसी प्रकाश को, ये जो अंतरिक्ष में एक वर्ष में जो प्रकाश की चली गई दूरी होती है उसी को ही हम प्रकाशवर्ष कहते हैं। तारों के मध्य दूरी, आकाशगंगा का आकार, आकाशगंगाओं के मध्य दूरी, इन सभी को नापने का साधन है प्रकाशवर्ष। ठीक है, हमारी आकाशगंगा इतनी विशाल है कि प्रकाश की गति से चलने पर इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगेंगे। यानी कि इतनी बड़ी आकाशगंगा है हमारी कि अगर हम एक सिरे से अपनी आकाशगंगा के दूसरे सिरे तक जाना चाहें तो हमें कितना समय लग जाएगा, 1,00,000 वर्ष लग जाएंगे। अब हम समझेंगे कि हमारी जो ब्रह्मांड है उसमें आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी, ठीक है, इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो बिग बैंग कहलाती है। ठीक है, अगर हम 13 अरब वर्ष पहले की बात करें तो जो ब्रह्मांड था वो एक गर्म और छोटे से गोले के रूप में था। इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, संघनता बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और इसी विस्फोट को, यानी जो ब्लास्ट हुआ, इसी ब्लास्ट को कहा जाता है बिग बैंग। ठीक है, और इस बैंग से, ब्लास्ट से क्या हुआ, जो ब्रह्मांड था वो तेजी से फैलने लगा और ये फैलाव जो है आज भी जारी है। ठीक, अब बिग बैंग की घटना से क्या हुआ, कुछ करोड़ों वर्षों बाद तक तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। क्यों, क्योंकि वास्तव में आकाशगंगा के अंदर क्या होने लगा, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कण, इन सब गैसों का निर्माण होने लगा। धूल के कण से विशाल बादल इकट्ठे होने लगे। ठीक है, और आकाशगंगा के अंदर जो ये बादल होते हैं, इन बादलों को नाम दिया जाता है निहारिका का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण, क्योंकि इस पे आकर्षण का बल है, ठीक है ना, ये अपनी ओर खींचता है, इससे क्या हुआ, बहुत सारे गैसीय पिंड, यानी कि जो बादल थे वो एक जगह इकट्ठा होने लगे और उससे बहुत सारे गैसीय पिंड बने और बहुत सारे तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक विशाल ब्लैक होल है। ठीक है, जो गुरुत्व का केंद्र, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हम खिंचाव कह रहे हैं कि अपनी ओर खिंचाव बनाने का शक्ति है उसके अंदर, उसका केंद्र जो था वो एक ब्लैक होल था। ठीक है, इसके कारण ही आकाशगंगा का स्थायित्व बना रहता है। इसी कारण आकाशगंगा एक जगह पे ही रहती है और इसमें बहुत सारे तारे बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, हमारा सूर्य अपनी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक तारा है। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो हमारी आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, उन 100 अरब तारों में से सूर्य एक तारा है। ठीक है, आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व मंदाकिनी आकाशगंगा की बाहरी भुजा में हमारे तारे सूर्य का जन्म हुआ। ठीक है ना, ये मान लीजिए आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा की बाहरी भुजा में किसका जन्म हुआ, सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य अपने जन्म से ही आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य शुरू से ही, अपने जन्म से ही आकाशगंगा के जो केंद्र है इसकी परिक्रमा चारों तरफ कर रहा है। अब वर्तमान में अगर हमारी आकाशगंगा की स्थिति पूछी जाए तो हमारी आकाशगंगा जो है वो वर्तमान की भुजा में, यानी कि सूर्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना, तो ये हमारी आकाशगंगा की भुजा में, जो ऐसे करके एक समझ लीजिए भुजा आ रही है, इस सिचुएशन पर हमारा सूर्य स्थित है। सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही चारों ओर उसके छोटे छोटे आकाशीय पिंड और गैसीय बादल जमा होने लगे
और इन बादलों का संचय होने से यानी कि जमा होने से बाद में क्या हुआ, ग्रह बने, उपग्रह बने, क्षुद्र ग्रह बने, पुच्छल तारे बने, इन सब का निर्माण हुआ और इस तरीके से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आया था ब्लैक होल, ठीक है ना, ये रहा। अब इस वर्ड को, ब्लैक होल वर्ड को आपको समझना जरूरी है कि ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा द्रव्यमान अत्यंत सीमित मात्रा स्थान पर एकत्र रहता है। ठीक है ना, ब्लैक होल एक आकाशीय पिंड है। ठीक, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है, इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसकी तरफ खिंचाव से बच नहीं सकता। ठीक है ना, आकाश के अंदर एक तरीके का मान लीजिए खाई जैसी है, होल जैसी है। ठीक है ना, ये क्या करता है, ये सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है ना, इसी चीज़ को कहते हैं ब्लैक होल। यहाँ तक कि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसके ऊपर अगर कोई और प्रकाश पड़ता है तो ये उस प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, वो प्रकाश इस होल से बाहर नहीं जा सकता। ठीक, और क्योंकि ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है तो इसी वजह से ये हमेशा ब्लैक ही रहता है और ये कभी भी दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता। अगर ब्लैक होल पहचानना है तो सिर्फ काले रंग से ही आप ब्लैक होल को पहचान सकते हैं, और इसी वजह से इसको काला है, इसलिए इस वजह से इसको या तो ब्लैक होल कहा जाता है या हिंदी में कृष्ण विवर कहा जाता है। यहीं पर ही एक पॉइंट हमारा और है, ठीक है, जिसे समझाने के लिए देखिए कि अभी हम ब्रह्मांड समझ रहे थे, ये मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर क्या है, हमारी मंदाकिनी है। ठीक है ना, हमारी आकाश गंगा है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ इतना सा पार्ट ही हमारी आकाश गंगा है, और उसमें भी एक छोटा सा पार्ट ही हमारा सौर मंडल है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब टाइम है आज के क्वेश्चन का। हमारी आकाशगंगा का नाम डैश है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, आकाशगंगा, निहारिका, मंदाकिनी या प्लूटो। राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।